14 दिसंबर 2008 को मैं अपने दो दोस्तों के साथ मनाली वेकेशन पर गया था। हमने डिसाइड किया था कि हम 11 से 16 तारीख तक वहाँ मज़े करेंगे। हमने महिंद्रा स्कॉर्पियो की गाड़ी भाड़े पर की थी, जो कि थोड़ी पुरानी थी मगर हमारे काम की थी। एक बार अगर हम मनाली पहुँच जाते तो रोहतांग वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। हम 12:15 बजे दोपहर के मनाली से रोहतांग के लिए निकले। जब हमने अपना सफ़र शुरू किया तो हमें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे इतनी बर्फ़ मिलेगी। दिसंबर जस्ट शुरू ही हुई थी, तो उस मौसम की बर्फ़ अभी तक शुरू भी नहीं हुई थी। अभी हमें रोहतक पहुंचने में 5 किलोमीटर और थे। वहाँ की सड़कें बहुत ही टूटी फूटी और ख़राब सी थी। वहाँ पहुंचने में हमें और भी 3 घंटे लगते। उसके बाद हमें 1 किलोमीटर पैदल चलकर अपने होटल तक जाना होता। शाम के तकरीबन 4:45 बज रहे थे। मुझे अच्छी तरह से याद है, उस वक्त हवा काफ़ी पतली और ठंडी थी और लगातार 4 घंटे से सफ़र करते करते हम लोग काफ़ी थक चुके थे। अब हम अपने लोकेशन पर कुछ आधे घंटे में पहुंचते ही कि तभी हमारे फ्रंट की टायर पंचर हो गई। सड़क पर लगे हुए माइलस्टोन पर लिखा हुआ था कि रोहतांग अब बस 8 किलोमीटर दूर है। जब हमने अपने स्पेयर व्हील को देखा तो उसमें भी हवा नहीं थी, जबकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि अपनी यात्रा शुरू करने से पहले मैंने उसे देखा था और उसमें अच्छी तरह से हवा भरी हुई थी। मैंने अपने आप को दिलासा देते हुए कहा कि हो सकता है किसी वजह से हवा निकल गई हो। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम उस गाड़ी को यूं ही रास्ते पर छोड़कर होटल की तरफ जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमने उसे किराए पर लिया था। हमारे सफ़र के दौरान हमारे पीछे कई गाड़ियां आ रही थी, तो शुरुआत के कुछ समय तक हमने वहीं रुकना सही समझा ताकि हम उस रास्ते से गुजरते किसी गाड़ी से मदद ले सके। अंधेरा काफ़ी हो चुका था और जिसकी वजह से वहाँ की ट्रैफिक बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। कुछ ही वक्त में वहाँ से एक टैक्सी गुजर रही थी, तो मेरे दोनों दोस्त मुझे वहाँ गाड़ी के साथ छोड़कर किसी मैकेनिक को बुलाने के लिए सिटी के तरफ निकल गए। मेरे दो दोस्त में से एक के सिर में बहुत दर्द हो रही थी और उसे सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। जाहिर सी बात है, ये सारे हाई एल्टीट्यूड के लक्षण थे। यही वजह थी कि मैंने उसे अपने दोस्त के साथ जाने को कहा, ताकि थोड़ा नीचे जाने से उसे राहत महसूस हो और वो अपने लिए कुछ दवाइयाँ भी ले आए। मैंने दिलासा देते हुए उनसे कहा कि अब इतनी ऊंचाई और जंगल के बीचों बीच मुझे कोई लूटने के लिए तो आएगा नहीं और मैं गाड़ी के अंदर चुपचाप बैठ जाऊंगा। मैंने उन्हें अपने सेफ्टी का दिलासा दिया, जिसके बाद वो लोग टैक्सी में चले गए। जब वो लोग वहाँ से चले गए तो मैंने कार के अंदर बैठकर उसके इंडिकेटर्स ऑन कर दिए ताकि पास से गुजर गाड़ियों को मेरी गाड़ी दूर से ही दिख जाए और मैं किसी भी दुर्घटना को टाल सकूं। शाम के 5:30 बजे टेम्परेचर -7 डिग्री थी और वो भी लगातार ड्रॉप करे जा रही थी। मैंने अपने सेफ्टी के लिए कार को अच्छी तरह से लॉक कर लिया और अपने हाथ पैर फोल्ड करके कार में लेट गया ताकि मैं ठंड से बच सकूं। मैं कुछ समय के लिए सो गया था, पर जब मेरी आंखें खुली तो उस वक्त शाम के 8 बज रहे थे और मेरे दोस्त अब तक वापस नहीं लौटे थे। मुझे डर था कि उन्हें इस वक्त टैक्सी ढूंढने में काफ़ी मुश्किल होगी और वो लोग शायद वापस भी नहीं आ पाएंगे। किसी भी सफ़र में इतना बुरा शायद ही किसी के साथ हो सकता था, लेकिन मेरे साथ कुछ और भी बुरा होने वाला था। पास के जंगल से मुझे कुछ आवाज़ आने लगी। आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे कोई खुसफुसा रहा हो। मैंने कार के अंदर से काफ़ी देखने की कोशिश की कि बाहर कौन है,
मगर मैं धुंध की वजह से बाहर कुछ भी नहीं देख पा रहा था। मैंने उस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए कार में वापस लेट गया और एक टक लगाए अपने दोस्तों का इंतज़ार करने लगा। मुझे उस वक्त बहुत ही ठंड लग रही थी और मैं काफ़ी ज़्यादा भूखा भी था। लगातार तेज़ हवा चलने की वजह से विंडस्क्रीन से बर्फ़ गिर जाती थी और कुछ ही देर में अपने आप फिर स्नोफॉल की वजह से भर जाती थी। कुछ ही देर में अचानक मुझे फिर से वही आवाज़ आई। इस वक्त मैं चौकन्ना हो चुका था और ये जानने के लिए उतावला हो रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं फ्रंट सीट पर जाकर ये चेक कर सकूं कि आखिर आवाज़ कहाँ से आ रही है। लेकिन वो सब के बावजूद भी मैं फ्रंट सीट पर गया और मैंने अपने रुमाल से विंडस्क्रीन को साफ़ करके ये देखने की कोशिश की कि आखिर आवाज़ किसकी आ रही है। मैं कुछ भी ठीक से नहीं देख पा रहा था, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं बाहर जाकर ही देख लूँ कि आखिर मामला क्या है। मुझे लगा कि शायद गाड़ी में ही कुछ गड़बड़ है या फिर पेट्रोल की लीकेज हो रही है। मैं कार की गेट खोलने ही वाला था कि अचानक से फिर से वही आवाज़ आई। इस बार वो आवाज़ ठीक मेरे बगल से आई। अब मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। इससे पहले कि मैं कुछ भी हरकत कर पाता, वो आवाज़ फिर से आई। लेकिन इस बार वो आवाज़ काफ़ी लंबे समय तक आ रही थी, वो भी पीछे की तरफ से। फिर उसके बाद वो आवाज़ लंबे समय तक नहीं आई। मैंने ये नोटिस किया कि फ्रंट के विंडस्क्रीन पे अचानक ही बर्फ़ जम जाती थी और वो पिघल भी जाती थी और कभी-कभी वही खुसखुसाने की आवाज़ भी आने लगती थी। ये लगातार बार-बार हुए जा रहा था। अब बर्फ़ काफ़ी लंबे समय तक जमी रहती थी और बहुत ही थोड़ी सी पिघलती थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शीशे के उस पार से कोई साया जैसा खड़ा हो, लेकिन मैं उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था। ये सब देख के मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। फिर मुझे लगा कि ज़रूर ये कोई जानवर हो सकता है, लेकिन गौर करने वाली बात ये थी कि कोई जानवर बोनट पर बिना चढ़े और आवाज़ निकाले ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। अब मुझे शक होने लगा था कि ये ज़रूर कोई सुपरनैचुरल पावर है जिसके गिरफ्त में मैं आ चुका हूँ। मैं बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ कि मैंने वो आवाज़ें सुनी थी। इस बार फिर से विंडस्क्रीन पर बर्फ़ जम गई और वो पिघलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे इतनी घबराहट हो रही थी कि अचानक से ही मैं बहुत ज़ोर से चीख उठा। मेरे चीखते ही स्क्रीन से वो बर्फ़ अचानक ही पिघल गई। फिर कुछ समय के लिए आसपास कुछ भी आवाज़ नहीं आई सिवाय ठंडे हवा के। मैं चुपचाप अपने हाथों को फोल्ड करके गाड़ी के बीचों बीच बैठ गया ताकि मैं पीछे के सीट से और खिड़कियों से दूर रह सकूं। अचानक से ही मैंने फिर से ज़ोर ज़ोर से किसी की आवाज़ सुनी और इस बार कोई हंस रहा था और कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। मैंने देखा इस बार ग्लास पर कोई भी बर्फ़ नहीं जमी हुई थी। वो आवाज़ें आना फिर से बंद हो गई। मैं तसल्ली की सांस लेने ही वाला था कि अचानक से फिर से ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आने लगी। इस बार जो कुछ भी हुआ वो तो और भी बहुत ज़्यादा खौफनाक था। अचानक ही विंडो के एक तरफ बर्फ़ जमती थी और पिघलती थी और तुरंत ही दूसरे विंडो पर बर्फ़ जमती थी और पिघलती थी। अब मैं बहुत ही ज़्यादा खतरा महसूस करने लगा था। सब कुछ फिर से शांत हो गया। मैंने देखा मेरे दोनों दोस्तों में से एक मेरी तरफ चल कर आ रहे थे। उसे देखते ही मैं तुरंत गाड़ी से बाहर निकल गया और भागकर उसके पास गया। मैंने अपने दूसरे दोस्त के बारे में उससे पूछा, लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा मैकेनिक कहाँ है। उसने मुझे जवाब दिया
कि वो मैकेनिक के साथ पीछे से आ रहा है। उसने कहा कि वो देख कर आता है कि वो लोग कितने दूर पहुँचे। मैं काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था, इसीलिए मैंने उन दोनों का इंतज़ार करना गाड़ी के पास ही रुककर ठीक समझा। जब उनका इंतज़ार करते करते 10 मिनट बीत गए तो ठंड से बचने के लिए मैं फिर से गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गया। वो आवाज़ें तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी और अब मैं खुश था कि हम लोग जल्दी ही यहाँ से निकल पाएंगे। न जाने कब मेरी आंखें लग गई, मैं सो गया। फिर कार के शीशे पर किसी ने नॉक किया। मैंने देखा मेरे दोनों दोस्त एक मैकेनिक के साथ वहाँ आ चुके थे। जब मैंने अपने दोस्त से पूछा कि उसे 1 घंटे क्यों लग गए आने में, तो उसने मुझे कहा कि 1 घंटे कहाँ लगे, हम लोग तो शाम के 5:30 बजे ही गए थे। मैंने उससे पूछा, फिर वो कौन था जो अभी आधे घंटे पहले यहाँ आया था? मुझे अच्छी तरह से याद है कि तुमने मुझसे कहा था कि वो लोग पैदल आ रहे हैं और तुम उनको वापस बुलाने के लिए उनके तरफ चले गए थे। जिसके जवाब में मेरे दोस्त ने कहा, पैदल? हम लोग यहाँ से 10 किलोमीटर दूर गए थे और हम लोग वापस टैक्सी में आए हैं। फिर आधे घंटे पहले तुम मुझसे यहाँ कैसे मिल सकते हो? तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। अपने दोस्तों की बातें सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अब मैं सब कुछ रिलेट कर पा रहा था। मैकेनिक ने हमारे कार की टायर बदली और उसने ड्राइव करके हमें हमारे होटल तक पहुंचाया। मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। मैं अगले हफ्ते तक बिल्कुल भी बोलने लायक नहीं था और उस हादसे के बाद कुछ दिनों तक किसी से कुछ भी कहना भी नहीं चाहता था। जब मैंने वो घटना अपने दोस्तों से बताई तो वो लोग काफ़ी हैरान और दंग रह गए, क्योंकि हम तीनों ही वो थे जिन्होंने भानगढ़ में अपनी रात गुजारी थी, जो कि इंडिया के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है, ताकि हम ये साबित कर सके कि वो हॉन्टेड जगह नहीं है। हम लोग अक्सर ही डरावनी जगहों पर अपने कैंपिंग करते रहते थे, लेकिन उस रात जो हुआ वो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था और ना ही भरोसा करने लायक था।